खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और NMEDT कार्यशाला का किया शुभारंभ। तेजस्वी यादव ने अशोक धाम मंदिर हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एम्स पटना में बिहार का पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। गया जी और पटना में मनाया गया माउंटेन मैन दशरथ मांझी का महापरिनिर्वाण दिवस। और सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए हजारों कांवड़ियों की उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। पटना में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन ज्ञान भवन में किया। इस दौरान उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज से आए युवाओं के साथ संवाद किया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने EC-INET के बारे में भी जानकारी दी। और कौशल विकास विभाग सर का बहुत स्वागत है। श्री बिहार के सभी मतदाताओं को एक बार फिर मेरा नमस्कार। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो कि एक चुनाव आयोग की चलती हुई एक योजना है, उसके तहत जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं और जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेसेस और उसकी पारदर्शिता, चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता के बारे में क्लब्स बनाने की जो पद्धति है, वो बिहार में एक बड़े पैमाने से पूरे देश की जो शुरुआत है वो अब बिहार में करने जा रहे हैं। और इसके लिए एक सफल आयोजन अभी हुआ, जिसमें कई जिलों से यूनिवर्सिटीज के कुलपति महोदय, कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल, कई स्कूल्स के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी और NMEDT कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि बिहार के खनिज संसाधनों का जनहित में सदुपयोग किया जाएगा, जबकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि 44 माइनिंग ब्लॉकों में से 28 में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है। 30 सितंबर से पहले 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉकों का आवंटन करने और 15 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू करने की दिशा में पहल की जाएगी। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। उसके बाद लखीसराय जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि का चेक दिया। मंदिर में आज सुबह हुई भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर लखीसराय के अशोक धाम मंदिर परिसर में मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। बेगूसराय में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ में अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए, इसी कारण ऐसे हादसे होते हैं। उन्होंने कहा कि घायलों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं तो
जो भी घायल हुए, जो भी इसमें हताहत हुए, मैं इनके प्रति संवेदना रखता हूं और अफवाह ना उड़ाए। अफवाह के कारण ही सारी दुर्घटनाएं होती हैं और बिजली विभाग भी इस पर नियंत्रित है। वहीं लखीसराय अशोकधाम मंदिर हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था दुरुस्त रखने में प्रशासन की नाकामी रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। गंभीरता में भी कमी दिखी है और परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको सरकार जो है मुआवजा देने का काम करे और जो भी दोषी है जांच करा के उसके ऊपर कार्रवाई की। एम्स पटना में बिहार का पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट पटना निवासी 54 वर्षीय मरीज का किया गया जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित थे। मरीज की पत्नी ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान किया। कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजू अग्रवाल ने कहा कि यह बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। अब बिहार के मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट तो हम गर्व महसूस करते हैं कि एम्स पटना में हुआ है। हाँ, जटिल जो सर्जरी की प्रक्रिया है हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है करने का और ये बिहार के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। तो एम्स पटना की सफलता नहीं है, बिहार राज्य की भी सफलता है कि यहाँ के अब मरीजों को ये सुविधा मिलेगी और उनको कहीं दूर दिल्ली या कहीं बॉम्बे या ऐसी मुंबई जगह जाना नहीं पड़ेगा, कोलकाता लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। पूर्णिया में जलकुंभी अब ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन रही है। नाबार्ड और जीविका की पहल से महिलाएं जलकुंभी से क्राफ्ट तैयार करने का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। जिस जल कुंभी को कभी तालाबों और जल स्रोतों के लिए परेशानी का सबब माना जाता था, आज वही ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन रही है। तालाबों से निकाली गई जलकुंभी को सुखाने के बाद ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर से इसे उपयोगी क्राफ्ट का रूप दे रही हैं। यानी जिसे हटाना कभी चुनौती था, वही अब स्थानीय संसाधन और आमदनी का साधन बन चुकी है। नाबार्ड के सहयोग और जीविका की पहल से करीब 400 महिलाओं को जलकुंभी से क्राफ्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और फर्स्ट पार्ट में इनको जो है लगभग 100 महिलाओं को ट्रेनिंग देना था, तो इन्होंने क्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग दिया है। मास्टर ट्रेनर इन्होंने असम जहाँ की ये ज़्यादा प्रचलित है वहाँ से बुला करके कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है। अगला पार्ट है जो ये आप देख रहे हैं, ये CFC के रूप में इसको डेवलप करना है, जहाँ पे कि सारी मशीनें रहेंगी और ये इस काम में अभी ये लगे हुए हैं। एक मशीन जो फाइबर एक्सट्रैक्शन की है वो भी लगी है। इसके अलावा अभी इनको ब्रिकेट मेकिंग की मशीन लगानी है, पल्प मेकिंग की मशीन लगानी है, सोलर ड्रायर स्थापित करना है। जलकुंभी से फूलदान, पर्स, सजावटी सामान, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें तैयार की जा रही हैं। इन उत्पादों में स्थानीय संसाधनों के साथ महिलाओं के हुनर का इस्तेमाल हो रहा है। इन उत्पादों को बाजार भी मिल रही है। इससे महिलाओं को घर और गांव के आसपास ही काम का अवसर मिल रहा है और वे अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जीविका के माध्यम से जो ट्रेनिंग मिला है, 3 ट्रेनिंग हो गया है और इसका जो नया नया टेक्निक से प्राप्त बनता है, हम लोग को 400 महिला के बीच में एक काम हम लोग को जल जीविका के माध्यम से ट्रेनिंग मिला है और मशीन इसका हर मशीन का लगने वाला है। उस मशीन से हम लोग इसका तैयार करेंगे, हम लोग का उज्जवल भविष्य इससे उजागर होगा। हैंडलेड प्रोडक्ट है, हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट है जैसे कि बास्केट, पेन स्टैंड, टी कोस्टर्स, मैट्स और बहुत सारी चीजें। इसमें 400 जो औरतें हैं यहाँ की
उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है और इससे क्या होगा कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होगा और उनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो सही हो जाएगी। जलकुंभी से तैयार उत्पाद अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ उद्योग और सरस मेले के जरिए भी बाजार मिल रहा है, जहां इनकी अच्छी मांग देखी जा रही है। इस पहल से एक ओर जल स्रोतों में फैलने वाली जलकुंभी का उपयोगी समाधान मिल रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय का अवसर मिल रहा है। नाबार्ड के सहयोग और जीविका की पहल से जलकुंभी अब समस्या से संसाधन और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के साधन में बदल रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट। गया के मानपुर स्थित गोसंडा मैदान से सोमवार को पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाइक रैली निकाली गई। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने रैली का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि बाबा दशरथ मांझी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके संघर्ष, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति से समाज को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा को भारत रत्न दिलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महान कर्मयोगी बाबा दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि 19वां पुण्यतिथि मना रहे हैं हम लोग। और आज इस अवसर पर आपके माध्यम से तमाम साथियों को, देखिए बाबा दशरथ मांझी जी किसी एक समाज के प्रेरणा के स्रोत नहीं थे, पूरे मानव जाति के प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन हम उस समाज को कहना चाहते हैं जिस समाज से बाबा दशरथ मांझी जी आए हैं, जो आज भी समझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाबा दशरथ मांझी जी के जो अदब साहस है, धैर्य है और जिस तरह से पहाड़ को झुकाने की क्षमता उनके अंदर है, तो उनसे सीख लेकर के हम सबके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। संघर्ष भले आएगा आपके जीवन में, चुनौतियां आएगी, बाधाएं आएगी, लेकिन उसको छेनी हथौड़ी से जिस तरह से उन्होंने रास्ता बनाया अपने जीवन में, आप भी उसी साहस के साथ आगे बढ़िए। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आज माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दशरथ मांझी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके संघर्षों को याद किया। बाबा दशरथ मांझी साहब का जो 19वां पुण्यतिथि भव्य रूप से मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान कार्यालय कर्पूरी सभागार में, यह अपने आप में यह बदलाव का संकेत है। यह अपने आप में बिहार में गरीब कमजोर बच्चे की मुख्य राष्ट्रीय जनता दल में आस्था का प्रतीक है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20, 21 और 22 अगस्त को राजगीर में पार्टी का 3 दिवसीय विमर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पार्टी की आगे की रणनीति और संगठन को मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। आगामी 20, 21 और 22 अगस्त, इसी महीने में 20, 21 और 22 अगस्त को नालंदा जिला के राजगीर में पार्टी की ओर से शिविर रखा गया है। 3 दिवसीय शिविर है 20, 21 और 22 अगस्त। इस शिविर का नाम विमर्श शिविर के रूप में रखा गया है। इसमें कुछ हमारी पार्टी की विचारधारा से संबंधित भी बातें होंगी। हमारी पार्टी पहले से शिक्षा को लेकर विशेष कोशिश करते रही है।
पूर्वी चंपारण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी में मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर आईआईटी पटना के सहयोग से एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी पटना के विशेषज्ञों और कॉलेज के प्राचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। एफडीपी में एआई और मशीन लर्निंग की नवीनतम तकनीकों, उनके व्यावहारिक उपयोग और शिक्षा एवं इंजीनियरिंग में संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम आज जो स्टार्ट हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन से है, ये 6 डेज का प्रोग्राम है जो 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का चलेगा। इसमें आईआईटी पटना के स्पीकर्स और अदर इंस्टीट्यूट के स्पीकर्स अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। बेसिकली जो बेस्ड है ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग विषय पर आधारित यह कार्यशाला जो है बहुत ही प्रासंगिक है। मैं ऐसा मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा ही नया विषय है और अभी इसका प्रयोग तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके कई सारे वर्जन अभी आने बाकी हैं। तो मशीन का काम, कंप्यूटर का काम हमारे जीवन को आसान करना रहा है, लेकिन हमारे सामने इसके साइड इफेक्ट्स भी आने हैं। हमें इस चुनौतियों का भी सामना कैसे करना होगा, इसको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कटिहार जिले के 12 प्रखंडों के 25 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। इनमें कदवा, फलका, कुरसेला, प्राणपुर, मनसाही, बरारी, कोढ़ा, हसनगंज, डंडखोरा, आजमनगर, बलरामपुर और बारसोई प्रखंड के गांव शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक चयनित गांव के विकास के लिए 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि योजना के लिए सर्वे और डाटा एंट्री का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चयनित गांवों में सर्वेक्षण दल गठित कर दिए गए हैं और योजना की निगरानी के लिए जिला एवं ग्राम स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। जो योजना है, जो विशेषतः जनजातीय जो हमारे बंधु हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। इसमें कटिहार जिला के कुल 12 प्रखंडों में से 25 गाँवों का चयन किया गया है। इससे संबंधित जो जिला स्तरीय बैठक होती है अभिसरण के, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब उसके पार्ट होते हैं और जो भी योजनाएं इस समय सरकार की चल रही हैं उसमें विशेष रूप से प्रयासरत होकर के हम लोग उन जो गांव हैं 25, उनमें विशेष रूप से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुंगेर के कच्ची कावड़िया पथ पर हजारों कावड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मार्ग गूंजता रहा। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए कावड़ियों के जत्थे लगातार देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने 26 किलोमीटर लंबे कावड़िया पथ पर सुरक्षा, पेयजल, रोशनी और चिकित्सा समेत व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आए कावड़ियों का जत्था करीब 100 किलो वजन की महाकालेश्वर और बाल गणेश की प्रतिमा लेकर बाबा धाम रवाना हुआ। धर्मशाला में साफ सफाई, शौचालय, स्नानागार। बहुत खुशी है। ये सावन का तीसरा सोमवारी है। इसमें हम लोग सब परिवार देख सकते हैं काफी हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन बाबा ने तो जाना ही है। अच्छा, हम सब पूरा फैमिली मिलके जा रहे हैं। जो मन्नत हो भगवान करे पूरा हो जाए हम लोग का मन्नत। और क्या, दिल्ली से आए हम लोग, तीसरी सोमवारी है और हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम। कितना खुशी है? बहुत खुश है, हम बहुत खुशी आए हम लोग। पता है तो बाबा नगरी जा रहे हैं, कितना ज्यादा खुशी है? हमें तो बहुत खुशी हो रहा है। हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। मेरा तो दूसरा बार ये तीर्थ यात्रा पे है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुहाना सा दिन भी है। सावन के पावन महीने में सहरसा डाक विभाग ने सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के प्रमुख डाकघरों में विशेष काउंटर शुरू किए हैं। सिंहेश्वर, मटेश्वर और बानेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार से लाया गया गंगोत्री का गंगाजल उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालु आसानी से गंगाजल खरीदकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गंगाजल को श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं रक्षाबंधन को लेकर भी डाकघरों में 10 और 15 रुपए में वाटरप्रूफ राखी लिफाफे में भी उपलब्ध कराए गए हैं।
श्रद्धालु शिवभूषण सिंह ने डाक विभाग की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे दूर जाने में असमर्थ लोगों को आसानी से गंगा जल मिल रहा है। वहीं सुमन कुमारी ने सस्ते और सुरक्षित राखी लिफाफे उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग का आभार जताया। हर जगह मुख्य रूप से जो शिवालय हैं सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के, जैसे सिंहेश्वर, मटेश्वर और बानेश्वर, इन सारी जगहों पर हम लोग स्पेशल एक काउंटर खुलवाकर गंगा जल भिजवा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा बिक्री भी है। सारे जो भक्तगण हैं उनको शुद्ध गंगा जल वहाँ मिल रहा है और वो लेकर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं। और इसमें रक्षाबंधन का भी त्यौहार आता है। भाइयों और बहनों के लिए एक 10 रुपये में, एक 15 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है सारे पोस्ट ऑफिस में, ताकि सही समय पर अपने भाइयों एवं बहनों को राखी का उपहार भेजकर और राखी भेजकर अपने निर्धारित जगह, गंतव्य जगह पर डाक विभाग के द्वारा राखी पहुंचा सकते हैं। सावन में राखी भेजना है भाई को लिफाफा में, और बहुत जो है सो डाक के द्वारा खरीदे हैं और बहुत सस्ता में मिल रहा है, 10 रुपया में ही मिलता है और बहुत बढ़िया है, रंगीन भी मिल रहा है। जल लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पता चला कि डाक विभाग में गंगोत्री का गंगा जल मिल रहा है और इसलिए मैं तुरंत डाकघर आया और गंगोत्री का गंगा जल खरीदा। चूँकि सावन का महीना चल रहा है, आज तृतीय सोमवारी था, तो पहली सोमवारी को ही हमने खरीदा था। उसके बाद फिर खत्म होने के बाद आज फिर ये गंगा जल ले जा रहा हूँ। आज और चौथी सोमवार तक हम लोग पूजा करते हैं गंगा जल से ही। कटिहार के प्राणपुर प्रखंड में महानंदा नदी के तेज कटाव से इंग्लिश काटघर, दुर्गापुर में लखनपुर समेत कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इंग्लिश गांव कटाव स्थल से महज 50 मीटर दूर बचा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं होने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द कटाव रोधी कार्य कराने और गांव को बचाने की गुहार लगाई है। और ये गांव हुआ इंग्लिश हुआ, साले साल जो है कटाव आते रहता है, जाते रहता है। ये बोरा सब जो है साले साल बिछाया जाता है यहाँ पर, इसमें कोई ध्यान नहीं देता है सब लोग। ये कब से कटाव हो रहा है? मोटामोटी 10-20 साल से ऊपर से कटाव हो रहा है। 20 साल से ऊपर से अभी तक कितना कटाव हो चुका है? लगभग 500 मीटर अभी तक आ गया, गांव नजदीक आ गया है। कितनी गांव तो आबादी मोटामोटी यहाँ 5000 से कम आबादी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कितने पंचायत होंगे प्रभावित इससे? प्राणपुर में 3-4 पंचायत प्रभावित है और बगल में है लखनपुर है, अहमदाबाद पड़ता है, उसमें 2-3 पंचायत उधर प्रभावित होता है। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के कमला घाट पर सोमवारी पूजा के बाद बरंडी नदी में स्नान करने गए 7 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। कोढ़ा सीएससी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूजा कुमारी ने बताया कि बच्चे आधे घंटे से अधिक समय तक पानी में डूबे रहे, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। एक का नाम था सत्यम कुमार, एक का नाम था दिव्यांशु कुमार और एक का नाम था अमन कुमार। तीनों कहाँ के रहने वाले थे? तीनों मोशंगा के रहने वाले थे। तो क्या स्थिति में अस्पताल पहुंचा था उस समय? उस समय सबकी मृत्यु हो चुकी थी। और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि वह राहुल गांधी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही न करे। सीएम सम्राट चौधरी ने देवशरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में MR अर्जुन और हरिहरन अमसाक्रूनन ने की जोड़ी और दूसरे दौर में पहुंच गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और NMEDT कार्यशाला का किया शुभारंभ। तेजस्वी यादव ने अशोक धाम मंदिर हादसे के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एम्स पटना में बिहार का पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। गया जी और पटना में मनाया गया माउंटेन मैन दशरथ मांझी का महापरिनिर्वाण दिवस। और सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए हजारों कांवड़ियों की भीड़। फिलहाल के लिए हिंदी समाचारों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हम आपके बीच बहस कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।